मैं अमित कुमार अंतरिक्ष लैब से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज किसान बहुत परेशान और दुखी है। किसान संगठन किसानों की लड़ाई आए दिन लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं अखिल संघर्षी। उनका नाम ही अखिल संघर्षी संघर्ष के लिए है। आज उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और उनका अतीत पूछते हैं कि क्या थे और किन कारणों से उन्हें आज किसान नेता बनना पड़ा। मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अतीत की बात यह है तो हमारे दादा किसान थे, पिताजी किसान थे। पिताजी का छोटा सा व्यापार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। निश्चित रूप से ब्लड में खेती किसानी रही है और आज भी है। आज भी हम लोग खेती स्वयं कराने का प्रयास करते हैं और जितना संभव हो पाता है उतना समय अपने खेतों को भी देते हैं, बचा हुआ समय संगठन को भी देते हैं। कई चीज़ें ऐसी थी वहाँ, अब किसानों को मुद्दे थे। उस समय हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा माचुआ रजवा हुआ करता था। उसके पानी को लेकर के आंदोलन चला। तो उसमें जाम में पहली बार हम लोग आए तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मोर्चाबंदी हुई और धीमे धीमे चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और आगे तक चली। धारा वहाँ से बदल गई। हालांकि उस समय हम छात्र थे और छात्र जीवन से ही इधर को मूव कर गए, फिर पूरा जीवन इधर ही अब तो हो ही गया। बचा ही क्या, जो रह गया वो भी निपट जाना है। जैसे कि आपका नाम ही अखिल संघर्षी है, संघर्ष ही आपका जीवन है, तो किन किन कठिनाइयों के साथ आपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं? कठिनाइयाँ तो कई प्रकार की रहती हैं। कई प्रकार की कठिनाइयाँ ऐसी हैं कि सामाजिक, आर्थिक और समय की भी रहती हैं। उसमें अगर देखा जाए तो समाज के लोग विभिन्न मुद्दों पर एक मत रहते हैं। विभिन्न मतों की वजह से कभी कभी अलग भी रहते हैं। तो जो लोग कल तक साथ रहने की कोशिश कर रहे थे वो आज उतना पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। भले ही उनकी परिस्थितियाँ पारिवारिक बदल गई हों या चीज़ें कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। और दूसरा जो राजनीतिक परिवर्तन है उसका बड़ा असर है। जब जब किसी भी दल की सरकार बदलती है तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से संगठनों को चलाने की कोशिश करता है। सामाजिक संगठनों को वो अपने तरीके से तोड़ने का प्रयास करता है। कोशिश उनकी रहती है चाहे कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दें, लोग दें, चीज़ें बदलने में वो माहिर होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं और उन सब का अब चूँकि हम लोग ब्रज के रहने वाले हैं, ब्रज के राजा योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिन्हें संपूर्ण संसार पूछता है, तो वो विषम परिस्थितियों में लड़ते रहे और अत्याचार अन्याय के खिलाफ। तो हम लोगों को उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं वो रास्ता सुगम हो ही जाते हैं और अब तक चीज़ें चल रही हैं और आगे भी संभव से चलेंगी। आपने योगी जी की बात कही। आज हमारे राज्य के भी मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनकी सरकार में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ भोगनी पड़ रही हैं उसके बारे में भी आप बता दीजिए। ये जमीन आसमान का अंतर है। वो योगी राज थे जिन्हें संपूर्ण संसार थे। ये योगी जी नाम, उन्होंने जीवन पर्यंत कई राजाओं के अन्याय को रोकने के बाद न्याय की श्रेणी में लाए और उसके बाद अपने पौरुष से जीता। कई जगह कई ऐसी चीज़ें रहीं उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन और लोभ नहीं था उनके दिल में। उस राज्य में लात मारी, आगे बढ़ गई। आप मथुरा का उदाहरण देख लीजिए, महाभारत का उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उन्होंने सबको लात मारी और अपनी नई द्वारिका समुद्र में बसाई, जहाँ से लोग कहते हैं कि उन्होंने कल्प वृक्ष लगाए जिनकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से नीम, बबूर, आम, अंगूर उखाड़ के भी नहीं ले गए। तो उनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर था, है और रहेगा। आज योगी जी के राज्य में आपको धरना देना पड़ रहा है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं, तो आप इनको कैसे मैनेज करते हैं? योगी जी क्या, इनसे पहले भी और उनसे पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे हैं, जब तक ये सड़क पे रहते हैं तब तक इन्हें सड़क के लोग नज़र में याद रहते हैं। उसके बाद एक चंडाल चौकड़ी है,
पूरे देश पे मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा है, वो इन्हें अपने तरीके से चला। इनके जो दिमाग में जहन में मुद्दे रहते हैं वो सब भूल जाते हैं, वही जो तय कर देते हैं उसी को ये मान लेते हैं। जो व्यवस्थाओं से ये जूझ के गए उनकी तरफ न तो इनका पुनः चिंतन करने का अवसर है, न सोचने का अवसर है, क्योंकि काम इतना बढ़ जाता है। हम इस बात को भी मानते हैं, वहाँ इतने विभाग हैं, इतने मिनिस्टर्स हैं, इतने सचिव हैं, फिर इतने कलेक्टर्स हैं, इतने कमिश्नर हैं, ऐसे ही पुलिस में है, अन्य विभागों में है, तो एक चेन इतनी बड़ी है कि वो फिर पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि आप मुद्दों की बात कर रहे थे, किसानों के भी मुद्दे काफ़ी हैं, किसान भी लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर किसानों की एक एमएसपी वाला भी मुद्दा था, आज भी लड़ाई जारी है, तो उस पर आप क्या कहें? एमएसपी गारंटी कानून किसानों की आज भी अहम आवश्यकता है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा रेट भी सही तय हो। सरकार अपने पहले तो एमएसपी को अपने मनमाने ढंग से कर रही थे। स्वामीनाथन जी अभी पिछले सप्ताह ही अपना जीवन पूरा करके इस संसार से चले गए, लेकिन हिंदुस्तान के किसान जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया और उनके जो आयु की रिपोर्ट्स है उसको आज तक लागू नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मोदी जी ने भी भाषण दिए थे कि हम उनके C2+ के हिसाब से रेट तय करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, न कोई सुन रहा है न कोई कुछ कर रहा है। जिन मुद्दों पर योगी जी लड़ते थे जब सत्ता में नहीं थे, जब वो सांसद थे, क्या उन समस्याओं का उन्होंने समाधान करा दिया? नहीं करा पाया, वो सब भूल गए। एक केवल यही दिखता है कि चंडाल चौकड़ी उन्हें घेरे रहती है, कोई बता रही है कि एकदम से रामराज्य हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई कहीं कुछ मुद्दों को उठा रहा है तो उसमें उसकी अपनी कहीं ना कहीं सोच खराब है, ये बता दिया जाता है। इसका मतलब जब आप आंदोलन कर रहे थे, आप सड़कों पर लड़ रहे थे, आपके खिलाफ मुकदमे लेके जा रहे थे, वही काम तो आप कर रहे हो। भाई जो योगी जी एक बार को उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ सदन में रो रहे थे कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, आप उत्पीड़न से कब पीछे हट रहे हो भाई? आपने हमारे खिलाफ उस सरकार में भी मुकदमा लिखा गया, उस सरकार ने हमारे घर को जेल में घर कर दिया था, इन्होंने अपनी सरकार में घर को जेल कर भरा दिया था। अंतर तो कुछ नहीं है ना। इन्होंने मुकदमे हमारे खिलाफ लिखवाए, अपने मुकदमे इन्होंने सब वापस कर लिए, हमारे जैसे लोगों को मुकदमे का कुछ पता नहीं। तो एक बात दो बात हो रही है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उस टाइप के काम मुद्दों पर भी काम करना पड़ेगा जिससे रिजल्ट ठीक आए और जनता को भी समझ में आए। अगर आप उन सरकारों के अपने मुकदमे वापस कर रहे थे तो आपको पूरे प्रदेश में देखना चाहिए था ना कि किस किस के खिलाफ कहाँ कहाँ मुकदमे लिखे गए, आपको सबको विड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं, जो राजनेता कहीं कागज हैं वही मलाई मार रहे हैं और उसी का इंतजाम वो अपना कर रहा है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप जनता की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पर आप जो भारतीय योग्य थे वो सब ओवरेज हुए जा रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी काम के नहीं रहे हैं, और वो सारे विभाग जो लालाओं को बेचे जा रहे हैं, वो दो पतियों को बेचे जा रहे हैं, वो तो लाला की दुकान हो जाएगी ना। वो दो पति अपने तरीके से चलाएगा। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी जो चाहता है कि हमें सरकार के द्वारा कुछ रोजगार मुहैया कराया जाए, जो तैयारी करता है वो जीवन के 20 साल 25 साल खपा करके, उसकी तरफ उसका कुछ हो ही नहीं रहा। अभी इन्होंने PTET निकाला है योगी जी ने, वो भी ये कह रहे हैं कि बिना इस परीक्षा के आप किसी परीक्षा में नहीं बैठेंगे, और वो परीक्षा का परिणाम भी जो सफल हो जाएगा 1 साल तक रहेगा। अरे भाई, तो वो तो PTET की आप ही की तैयारी करता रहेगा ना, नौकरी कहाँ पा पाएगा भाई? 1 साल भर में आप नौकरी नहीं निकाल रहे हो, फिर वो आप ही की तैयारी में लग जाए, अगली जो परीक्षा उसे नौकरी पाने के लिए देनी है उसकी तैयारी नहीं कर पाएगा। इससे कम से कम 10 साल करना चाहिए था, उससे भी कम करना था तो कम से कम 5 साल कर इसका अवधि रखते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ देना ही नहीं है। उन्हें तो वही भीड़ बना के रखनी है और बचा के रखनी है जिससे उनका अपना उत्पीड़न उठा है, कुछ करना न पड़े। जैसे भी भारत सरकार ने एक महिला अधिनियम कानून लागू किया है, आरक्षण दिया है 33%, उस पर आप क्या विचार क्या? असल में ये सब चीज़ें राजनीतिक है।
और उन्हें चुनाव में लाभ लेने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ों का चुने, तो राजनीतिक बिंदुओं से शायद हमें अलग रहना चाहिए। क्योंकि जब विभाग नहीं आप सुन रहे हो, उन महिलाओं को कहाँ आरक्षण देंगे? आप नौकरियाँ दे नहीं रहे हो, विभाग आप छोड़ नहीं रहे हो, तो उस इस्तीफा का कोई अर्थ नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह करके कहीं ना कहीं राजनीतिक चीज़ें अपनी हासिल करनी है, और उन राजनीतिक चीज़ों के हिसाब से ही लोगों को मोटिवेट करना है। इसका कोई अर्थ नहीं है, और वो तब लागू होगा, जब लागू होगा तब देखा जाएगा। अभी तो उसके पूरे अध्ययन की भी ज़रूरत है। जैसे 12/10 में कल प्रिया अग्रवाल जी आई थी, वो कह रही थी ये कानून, ये आरक्षण 2024 में पूरी महिलाओं को लाभ मिलेगा। क्या 2024 में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा आरक्षण का? ये प्रिया अग्रवाल है कौन? प्रदेश उपाध्यक्ष। ये रहेंगी या नहीं रहेंगी 24 तक इन्हें पता है? ये सिर्फ फर्जी भाषण देने के लिए लोगों को तैयार कर लिया जाता है। इनका कोई अर्थ नहीं है। क्या भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, इत्यादि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका कुछ वजन है, जिनकी बात को कोई सुन समझ सकता है, किसी ने कोई ऐसा बयान दिया है? इन सब का कोई अर्थ नहीं है। न उन्हें कुछ पता है, न उनका अपना कुछ भविष्य का पता है कि ये क्या दिन की मेहमान है। अरे किसी एक दिन की आप कुछ हो तो बने रहो, जनता को गुमराह करना बंद कर दो। जनता बहुत ज़्यादा गुमराह होने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सब स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो बदल रही हैं, वो कुछ और कराएंगे। जैसे कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव सर पर है, तो किसानों का रुझान किधर होगा? भारत की तरफ होगा या इंडिया की तरफ होगा? अब इनका तो नाम बदलने की पार्टी बन गई है राजनीति। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसमें क्या अंतर है? नाम देश तो एक ही है ना। क्या इंडिया अलग बांट दिया गया है? इंडिया के दो पार्ट कर दिए हैं कि इंडिया अलग है और भारत अलग है। इनसे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी नीतियाँ रीतियाँ ठीक होंगी, जनता उसके साथ करेगी। ये गुमराह करने वाले चीज़ें छोड़ दें राजनेता, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों को। 28 पार्टियाँ एक हुई हैं, क्या बीजेपी सरकार को इसका कोई नफा नुकसान का असर पड़ेगा? देखो, दो चीज़ें हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। हालांकि ये राजनीतिक क्वेश्चन है, ये हमसे कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या भाजपा की अकेले की सरकार है? जो अन्य दल जो घूम रहे हैं उसमें, उनकी थैला में बैठे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उधर उनका जो विरोधी दल है, उसके सहयोगियों की अगर आपको 28 पार्टियाँ नज़र आ रही हैं, तो गिनती इधर भी तो करके देख लीजिएगा ना। दलों की यहाँ भी कमी नहीं है। और अगर उन्हें ये लगता है कि हम बिना किसी और दल के अकेले अपने बल पर खड़े हैं, तो उन सारे दलों को हटा दें, बता दें कि आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। सबके अपने गठबंधन की सरकारें हैं, चाहे ये हो चाहे आने वाली हो। क्योंकि मेरा सवाल है, जो ये 28 दल एक हुए हैं, क्या 2024 में बीजेपी सरकार को इसका नफा नुकसान हो सकता है या दूसरी पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा? ये बात अपने आप में ठीक है। अगर लोग इकट्ठे होंगे तो कहीं तो उन्हें लाभ मिलेगा। अब कितना लाभ मिलेगा, कितना किसका नुकसान होगा, इस बारे में तो राजनीतिक जो विश्लेषण है वही बता पाएंगे। इसके बारे में हमें तो कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। हम किसान मजदूरों के मुद्दों की बात कर सकते हैं। वो उन पर जो लूट हो रही है, उनके यहाँ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ जो सरकार एकदम से खड़ी है, तटस्थ, उन्हें मुट्ठी भर गिनती के 2, 4 से 10, 20 पूंजीपति उद्योगपतियों के सिवाय निम्न वर्गीय आप व्यापारी से मिल लीजिएगा। मैं आपकी बात पूरी समझ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2024 में किसानों का रुझान किधर होगा? किसान किस पाली में गिरेंगे? तो किसानों का वोट बैंक किधर जाएगा? अधिकार सबको है वोट डालने का, तो किसानों का वोट किधर जाएगा? अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तो इनके एजेंडे ही शुरू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी भाजपा सत्ता में है। अगर उन्होंने, जैसे अभी आपने एक मुद्दे पर बात की, कभी ये बिल आया था महिलाओं को लेकर के, इस टाइप के कई स्वरूप ऐसे छोड़ दिए। क्योंकि अगर कुछ करना होता तो पिछले 10 साल में ये कर लेते। करना कुछ है नहीं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी की तो हो सकता है कि लोग फिर बहके रहें। ये भी हो सकता है कि लोगों को तलाई खुल जाए, रास्ता अपना दूसरा अपना लें।
बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनाव में वक्त है, तो चुनाव के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चुनाव के विषय में अखिल संघर्ष जी भी कुछ कहना नहीं चाहते। किसानों की बात पर भी अभी इलेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैं अमित कुमार अंतरिक्ष लाइव से